नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों सीआरटी बुक क्लास 11 समाजशास्त्र चैप्टर 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रिया पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। उत्तर, सहयोग सहचारी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्तियों या समूहों के व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर काम करना शामिल है। साथ ही इसमें व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए सहानुभूति, परानुभूति और योग्यता भी सम्मिलित है। यह व्यक्तियों की शारीरिक और मनोसामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सरल समाजों में जहाँ अतिरिक्त उत्पादन संभव नहीं, वहाँ व्यक्तियों और समूहों के मध्य सहयोग की भावना विद्यमान थी। यद्यपि पूंजीवादी समाजों में सहयोग की भावना विद्यमान तो है, तथापि अनेक बार इसे आरोपित किया जाता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्य में सहयोग तो करते हैं, परंतु उसके संबंधों के हितकारी निश्चित संघर्ष से परिभाषित होना। सहयोग की अवधारणा मनुष्यों को व्यवहारों से संबंधित निश्चित अनुमानों पर आश्रित है। दुखाई के अनुसार श्रम विभाजन की भूमिका, जिसका अर्थ सहयोग है, संक्षिप्त रूप से समाज की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति है। कृषि प्रधान समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। गांवों में व्यक्तियों और एक समूह जैसे कि लुहार कृषि कार्य के लिए औजार, उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था करता है। अन्य समूह दुकानदार की तरह कार्य करते हैं और खाद्य, बीज और कीटनाशी की व्यवस्था करता है। व्यक्तियों का अन्य समूह खेतों के बीज बोने का कार्य करते हैं, फसल कटाई के अवसर पर फसलों को काटते हैं तथा अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं। कृषक उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता है। इसी प्रकार औद्योगिक संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता है। साझा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मजदूर और प्रबंधन को एक दूसरे पर आरोपित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, क्या सहयोग हमेशा सर्वैच्छिक अथवा बलात् होता है? यदि बलात् है तो क्या मजदूरी प्राप्त होती है अथवा मापदंडों की शक्ति के कारण सहयोग करना पड़ता है? उदाहरण सहित चर्चा करें। उत्तर, सहयोग प्रतिस्पर्धा एक संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतम जटिल होते हैं तथा यह आसानी से अलग नहीं किए जा सकते हैं। यह समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलंघित है तथा वह एक सर्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है, हमें औरतों के संपत्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। बेटियों के संपत्ति पर अधिकार के ज्ञान के बावजूद भी वह जन्म से परिवार में संपत्ति का संपूर्ण या साझा अधिकार का दावा करने में असमर्थ है। कारण यह है कि वह डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंध में कड़वाहट आ जाएगी। इस प्रकार बेटियों के अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग सर्वैच्छिक नहीं है, यह मौलिक रूप से आरोपित है। यदि बेटियां अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कायम रखना चाहती हैं तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। सहयोग को सभी समाजों के सार्वभौमिक अभिलक्षण के रूप में समझा जा सकता है और इसकी व्याख्या समाज में रह रहे अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाशील मनुष्यों के मध्य अपरिहार्य क्रिया के रूप में की जा सकती है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार जहां समाज जाति या वर्ग के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित हैं तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। प्रभावशाली समूहों में यह स्थिति सांस्कृतिक मापदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती या हिस्सा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज के संदर्भ में सहयोग का समंजस रूप में व्यवस्था किया गया है। प्रकारवादी का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है, जिन्हें कुछ प्रकार्यात्मक अभिवादता ही कहा जाता है। समाज शास्त्रीय अध्ययनों ने यह
दिखाया है कि किस प्रकार प्रतिमान मापदंड तथा समाजीकरण के प्रतिरूप विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के अतिरिक्तव के लिए प्रकारात्मक अनिवार्यताएं हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आप भारतीय समाज से संघर्ष के विभिन्न उदाहरण ढूंढ सकते हैं? प्रत्येक उदाहरण में वे कौन से कारण थे जिसने संघर्ष को जन्म दिया? चर्चा कीजिए। उत्तर: संघर्ष में वह सभी प्रक्रियाएं शामिल है जिनमें व्यक्ति दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। यह एक सचेत प्रक्रिया है। संघर्ष एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को ऐसा लगता है कि दूसरों की रुचि उनके समान है तथा दोनों एक दूसरे का संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। समूहों के बीच विद्यमान संघर्षों से अनेक सामाजिक तथ्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यह प्रक्रियाएं दोनों पक्षों को कठोर बनाती हैं, जिससे अतः समूहों का केंद्रीकरण होता है। इसका परिणाम समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है, जिससे दोनों दलों का भय बढ़ जाता है। इसका संबंध जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा और इसी प्रकार अन्य से है। ऐसे संघर्षों की व्याख्या संरचनात्मक, समूह तथा व्यक्तिगत स्तर पर की जा सकती है। भारतीय समाज में संरचनात्मक अवस्थिति में गरीबी का उच्च दर, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक और सामाजिक अवसर शामिल हैं। व्यक्तिगत स्तर पर विचार, पूर्वाग्रहित अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत मुख्य निर्धारक है। भारत में हाल के वर्षों में जमीन, पहचान, सांप्रदायिक, वर्ग और भाषा विवादों से संबंधित संघर्ष सामान्य बनता जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है? इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए। उत्तर: संघर्ष किसी भी समाज का अभिन्न अंग है। यह एक विघटनकारी प्रक्रिया है। चूंकि केंद्र बिंदु पद्धति जो कार्य रखने की है, इसलिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को ऐसा समझा जाता है कि अधिकतम विवादों में बिना पर्याप्त कष्ट के उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है। यदि संघर्ष के कारणों की जानकारी हो तो इसका निर्धारण हो सकता है। संघर्ष समाधान के लिए अल्पसंख्यक सामाजिक प्रक्रियाएं प्रचलन में हैं, जैसे व्यवस्थापक, आत्म संक्रामण और आरोपित सहयोगी की स्थापना। संघर्ष और चतुराई से भी समाधान किया जा सकता है। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं: समझौते की बातचीत। संघर्ष को समझौते की बातचीत और तृतीय हल की मध्यस्थता के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। जगी समूह पारंपरिक स्वीकार योग्य हल ढूंढने की कोशिश का संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। समझौते की बातचीत का सरोकार दो तरफा संप्रेषण से है, ताकि संघर्ष की स्थितियों में समझौते तक पहुंचा जा सके। कभी कभी समझौते की बातचीत के माध्यम से संघर्ष को खत्म करना कठिन होता है। इसे स्थिति में तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता और पंच फैसले की आवश्यकता पड़ती है। मध्यस्थ दोनों पक्षों को प्रासंगिक विवाद पर चर्चा करने और स्वैच्छिक समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। पंच फैसला में दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय पक्ष को फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 5, ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्या यह संभव है? अगर नहीं तो क्यों? उत्तर: नहीं, हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते कि जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। प्राय सभी प्रकार की सामाजिक स्थितियों में सहयोग तथा संघर्ष व्यवहार की विशिष्टताएं हैं। जब समूह साझा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग करते हैं। जब समूह अधिकतम लाभ के लिए कोशिश और स्वार्थ सिद्ध के लिए कार्य करते हैं तो संघर्ष का घटित होना अनिवार्य है। परंतु सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में सहयोग और प्रतियोगिता शामिल है। प्रतियोगिता लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि यदि अन्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से असफल रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकता है। कई बार संबंध उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत समूहों और व्यक्तियों की अवस्थिति
विविध और असमान रहती है, परंतु हमें याद रखना अनिवार्य है कि प्रतियोगिता जो एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है, वह सामाजिक संरचना का समग्र भाग भी है। संसार में यह किसी समाज का समग्र और अनिवार्य भाग भाग है। अतः हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते कि जहाँ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा नहीं है। समाज का स्वरूप कम प्रतियोगिता प्रतियोगी का उच्च प्रतियोगी से हो सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धा के बिना समाज का अस्तित्व असंभव है। प्रश्न नंबर 6, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों तथा उनके समकालीन व्यक्तियों से चर्चा कीजिए कि क्या आधुनिक समाज सही मायने में प्रतिस्पर्धा है अथवा पहले की अपेक्षा संघर्षों से भरा है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप समाजशास्त्रीय प्रति परिक्षेप में इसे कैसे समझाएंगे? उत्तर स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।